हल करवाया, मैंने क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ जी, एक नूर स्टैंड अप बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी एंड गिव 2 एग्जांपल्स। हाँ जी, वेरी गुड। फार्मिंग एंड फिशिंग, वेरी गुड। हार्दिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी? Any 2 example? Yes, Gurkaran, give me the answer. Give me the answer. I have asked. That are related to processing of Any 2 products? नहीं, वीट तो उधर है, प्राइमरी में। फ्लोर से भी क्या बनता है? ब्रेड, ब्रेड एंड बिस्किट्स। क्लोथ, वो सेकंड में आएगा। हर्षा है स्टैंड अप। टर्शरी एक्टिविटी, ग्रोइंग ऑफ, नहीं नहीं, वेट वेट वेट, थर्ड सेक्टर कल हमने किया था डिस्कस। इनमें कौन सी एक्टिविटीज आएंगी? नहीं, प्राइमरी तो आप में है। कुणाल, पुट योर हैंड्स डाउन। कुणाल, हाँ वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, ठीक है ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद करना है, डेफिनेशन एंड उनके एग्जांपल्स। क्लियर बच्चे? इसके बाद फिर मैंने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है सुटेबल, सुटेबल क्या, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर सुटेबल है? फर्टाइल सॉइल, टोपोग्राफी, टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन में मैंने बताया एरेबल, लिखो कुछ पेन है आपके पास, लिखो एरेबल लैंड। एरेबल लैंड का मतलब होता है लैंड इज, हाँ, लैंड इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। फिर मैंने डिस्कस किया आपके साथ एग्रीकल्चर का मीनिंग। अब हम करेंगे एग्रीकल्चर जो है इसका वर्ड लैटिन, ये लैंग्वेज है, पहले याद रखो। एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज एगर, इसको जब हम ब्रेक करेंगे एगर, ठीक है। एगर का मतलब क्या होता है? एग्री और सॉयल। एगर मींस, इसको एग्री भी कहते हैं, मींस सॉयल, ये याद रखना। 1 वर्ड, डिफाइन एगर और एग्री मींस सॉयल। सॉयल का मतलब, सॉयल क्या होती है? सॉयल मींस मिट्टी, जिसको एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी के लिए यूज करते हैं। एंड कल्चर, कल्चर का मतलब क्या है? कल्टीवेशन। सो कल्टीवेशन ऑन सॉइल, कल्टीवेशन ऑन सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑन सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मनन, डिफाइन एग्रीकल्चर। अगर मैं कहूं बेटे डिफाइन एग्रीकल्चर, वेट, मनन डिफाइन एग्रीकल्चर। एग्री मींस, बहुत इजी है बच्चे, हाँ, एग्री मींस सॉइल, कल्चर मींस, कल्चर मींस कल्टीवेशन। तो 1 वर्ड मीनिंग क्या हो एग्रीकल्चर का? कल्टीवेशन ऑन, कल्टीवेशन ऑन सॉइल, सॉइल कल्टीवेशन कह लो, कल्टीवेशन ऑन सॉइल भी कह सकते, दैट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। सिरम, ठीक है। अब वर्ड जो है कल्चर सबके साथ लगा है, ठीक है, लेकिन फ्रंट वर्ड चेंज हो रहा है, ये हम आगे करेंगे। डू यू नो, देखो कल्चर सबके साथ है, मतलब कल्टीवेशन सबके साथ है, लेकिन फ्रंट वर्ड चेंज होने से उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। तो ये सारा अपने 1 वर्ड के लिए याद रखना है। नंबर 1 एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर मींस कल्टीवेशन ऑन सॉइल, लेकिन कई बार ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है।
डिफाइन एग्रीकल्चर। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, cultivation on the soil. What is agriculture? Agriculture is the art and science of cultivation on the soil. ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी करना ही नहीं होता। एग्रीकल्चर का मतलब होता है साथ में फार्मर जो है वो एनिमल रियरिंग भी करते हैं। एनिमल रियरिंग मतलब बुफेलोज, काउज या उनके पास बहुत से एनिमल्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल्स को जो है वो अपने पास रखते हैं। दैट इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। ये टेक्निकल लैंग्वेज है। लाइव स्टॉक का मतलब जो लाइव है। एक फार्मर के पास लाइव स्टॉक क्या होगा? लाइव का मतलब जो जिंदा है, उनके एनिमल्स। ठीक है, तो लाइव स्टॉक। अब पूरी डेफिनेशन क्या बनी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, या रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, इसको फार्मिंग भी कहते हैं। अगर आता है आपको सेरीकल्चर, सेकेंड इज सेरीकल्चर। कल्चर मतलब कल्टीवेशन, लेकिन यहाँ पे सेरी वर्ड का मतलब है सिल्क वॉर्म्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कल्टीवेशन क्यों कह रहे हैं। क्या सिल्क जो है, सिल्क वॉर्म्स, जो सिल्क के कीड़े हैं, क्या उनकी कल्टीवेशन होती है? उनकी कल्टीवेशन नहीं होती। जो सिल्क वॉर्म है वो मलबरी ट्री के जो लीव्स होते हैं ना, उन लीव्स को खाकर वो ग्रो होता है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा फार्मर जिसने सिल्क रियरिंग करनी है, सिल्क वॉर्मिंग करनी है, उसको अपने फार्म्स में कौन से ट्री उगाने पड़ेंगे? मलबरी ट्री में वो लीव्स में क्या करेगा? सिल्क वॉर्म्स यानी कि सिल्क के कीड़ों को क्या करेगा? पालेगा। फिर कोकून्स जो है वो लिक्विड जो रिलीज करते हैं, और इस लिक्विड से क्या बनता है? सिल्क थ्रेड। इस आर्ट को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरीकल्चर? कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सिल्क के कीड़े को पालना सिल्क बनाने के लिए। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। इसका मतलब है एक फार्मर जो है वो खेती बाड़ी के साथ साथ अल्टरनेट क्या कर सकता है? सिल्क वॉर्म्स को पाल सकता है। दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब याद रखना हर वर्ड। एग्रीकल्चर मतलब आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन सॉइल। सेरी मतलब एस से याद रखो, सेरी मींस सिल्क, है ना। थर्ड आ जाओ, पिस्सीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश। एक फार्मर जो है वो फार्मिंग के साथ साथ फिशिंग भी कर सकता है, उसके इस आर्ट को क्या बोलेंगे? पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर मतलब ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। नेक्स्ट आ जाओ, विटीकल्चर, ग्रेप्स। विटीकल्चर का मतलब एक फार्मर एग्रीकल्चर के साथ साथ ग्रेप्स की बेल लगाना, वो भी लगा सकता है। ग्रेप्स को भी मतलब फ्रूट ही हो सकता है, विटीकल्चर। देन हॉर्टिकल्चर, तीन चीजें आती हैं इसमें, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब ये 5 डेफिनेशन आपने याद करनी है वन बाय वन। ठीक है, मन की स्टैंड अप। विटीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ grapes, very good. Paramjeet, sericulture means silkworms. Anvay, pisciculture means breeding of fish. Very good. Next is Jayvant, horticulture, fruits, vegetables and flowers. तो ये है एग्रीकल्चर के साथ साथ। हाँ, नहीं, कई लोग सिर्फ यही करते हैं, कई लोग सिर्फ फ्लावर्स, फ्रूट्स, तो उनको बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। एक अलग से डिपार्टमेंट हो सकता है। एक फार्मर अलग से वो बीट या राइस ग्रो नहीं करेगा, वो अपने फार्म्स में सिर्फ फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स ग्रो कर सकता है। दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कल्चर वर्ड सेम है, लेकिन फ्रंट वर्ड चेंज होने से उसका नेम चेंज हो जाता है। विटीकल्चर, हाँ, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो अब आपको एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी जो टर्म्स हैं वो याद। बेचने के लिए, फॉर सेलिंग। कमर्शियल का मतलब होता है फॉर सेलिंग पर्पस, बेचने के लिए जब हम यूज करते हैं किस चीज को, सेलिंग पर्पस। ठीक है, आगे आ जाओ, फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है? इसमें देखो बच्चे आप, फार्म सिस्टम जो है इसमें 2 फोटोग्राफ्स हैं।
एक फोटोग्राफ में देखो, एक फार्मर को क्या क्या चाहिए, प्लोइंग करता है पहले वो, प्लोइंग का मतलब होता है वो लैंड को लेवल करता है। देन सोइंग, सोइंग का मतलब क्या होता है, सीड्स को डालता है। फिर स्प्रे करता है, स्प्रे करता है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। एक और उसको ट्रैक्टर भी चाहिए बाद में हार्वेस्टिंग करने के लिए, और फाइनली उसकी क्या तैयार होती है, क्रॉप्स, ठीक है। अब इसमें देखो फिजिकल इनपुट, फिजिकल इनपुट का मतलब इसके साथ साथ और भी बहुत से फैक्टर डिपेंड करते हैं। रेनफॉल, बारिश होनी चाहिए, सनशाइन होना चाहिए, टेम्परेचर होता है, ये तो सारा फिजिकल है। लेकिन ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन उसमें क्या करता है, केमिकल्स को स्प्रे करता है, मशीनरी ट्रैक्टर को चलाता है, लेबर करता है, स्टोरेज करता है। तो ये सारे जो है वो इनपुट्स हैं कहीं ना कहीं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इनपुट। अगर मैं आपको ये बताऊं कि राइट एनी 3 इनपुट इन एग्रीकल्चर, तो नंबर 1 क्या होगा, सीड्स। सीड्स इनपुट है। इनपुट क्या होता है, जो हम फार्मिंग के लिए पहले तैयार करते हैं, फाइनल गुड से पहले जो हमें तैयारी करनी पड़ती है, इनपुट। इनपुट मीन सीड्स। सेकेंड इज फर्टिलाइजर, ये भी इनपुट हो गया ना, एक क्रॉप को बनाने के लिए सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, ये भी इनपुट हो गया। देन मशीनरी, मशीनरी चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। देन फोर्थ लेबर, लेबर चाहिए। ये सारा काम होगा तो ही हमें फाइनल गुड मिलेगी। ये सारे इनपुट हैं, इनपुट। आगे आ जाओ ऑपरेशन। इनपुट के बाद, इनपुट के बाद ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस होता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में सबसे पहले क्या होता है, प्लोइंग, PLOUGHING, प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब होता है पहले नीचे वाली मिट्टी को ऊपर करते हैं, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे करते हैं, उसको प्लोइंग बोलते हैं। सेकेंड इज, फिर मिट्टी में क्या डालते हैं, सो द सीड्स, सीड डालते हैं, तो क्या होगा, सोइंग, SOWING, सोइंग। थर्ड इज इरिगेशन, पानी देना पड़ेगा, इरिगेशन, इरिगेशन। इरिगेशन के साथ साथ जैसे से प्लांट्स बड़े होंगे उनको साथ में टेक केयर करना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा। आप जैसे स्प्रे कह रहे हो, ये भी हो सकता है, मैन्योर हो सकता है, फर्टिलाइजर हो सकता है, इंसेक्टिसाइड हो सकता है, पेस्टिसाइड हो सकता है, ठीक है। बीडिंग, WEEDING, बीडिंग, बीडिंग। बीडिंग के बाद फसल बन गई है, अब उसको क्या करना है, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, HARVESTING, हार्वेस्टिंग। ये सारे हैं ऑपरेशंस। अब आ जाओ आउटपुट। आउटपुट, आउटपुट मतलब जो फाइनल आपके हाथ में आया, क्या आया, क्रॉप्स। नंबर 1 आउटपुट, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ आउटपुट। नंबर 1 क्रॉप्स, सेकंड इज वूल, second is wool, third is dairy products, dairy products, fourth is egg, egg भी तो क्या है, आउटपुट है ना। ये क्या हो गया, पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, पोल्ट्री फार्मिंग वो फार्मिंग थोड़ी होती है, पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। पर फिर भी उसको क्या करते हैं उसमें फार्मर्स, कई बार देखा कि एग्रीकल्चर के साथ साथ ना उनके फार्म्स के साइड पे ना पोल्ट्री फार्म होता है, वो साइड बिजनेस भी करते हैं। उसमें वे करते हैं, हैंस जो है उनमें पाली होती हैं, एग्स की डीलिंग करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट में क्या फर्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स में आ गया मिल्क, बटर, कर्ड, ठीक है, ये सारा हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स। अरे फार्मर जो है वो सारा दिन फार्मिंग थोड़ी करता रहेगा। एक फार्मर है वो सारा दिन थोड़ी खेत में बैठा रहेगा, उसने एक बार बीज बो दिया। अब जैसे आपके घर में गमले वगैरह पड़े हैं, पॉट्स पड़े हैं, छुट्टियों में सबने बच्चों ने फोटो खिंचवाई, अब गमले के पास थोड़ी बैठे रहोगे, प्लांट से तो अपने आप उगना है, आपने तो बाद में उसकी टेक केयर करनी है। लेकिन साइड बिजनेस क्या है, साइड बिजनेस मतलब आप अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है अल्टरनेट सोर्स ऑफ अर्निंग, ठीक है। इसके साथ साथ अब जो फार्मर्स हैं वो ये भी करते हैं अल्टरनेट सोर्स ऑफ। कई बार तो आपने कई बार विलेज एरियाज में ना आजकल मशरूम फार्मिंग बहुत फेमस है, मशरूम। कई फार्मर्स क्या करते हैं अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ उन्होंने बाहर एक फार्म हाउस में ना मशरूम जो है उसकी खेती करते हैं, और मशरूम को भी उनको बहुत अच्छा रेट मिलता है। बच्चे आवाज नहीं आ बिल्कुल भी। तो ये हम सारे बोल रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट प्रोडक्ट्स में क्या
आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम करते हैं थर्ड, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ये ना प्रॉपर पूरा टेबल बनाओ तभी आपको लर्न होगा। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये जस्ट आपको एग्जांपल बताना है कि आपको फार्मिंग में क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। ये क्वेश्चन नहीं, आपको अलग से पता होना चाहिए। सबसे पहले टेबल बनाओ तभी आपको लर्न होगा प्रॉपर। ऊपर हेडिंग लिखोगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हाँ जी, फार्मिंग जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है बच्चे सबसिस्टेंस, एक होती है कमर्शियल। मैं बिल्कुल शॉर्ट में एग्जांपल दे रही हूँ, फार्मिंग का नहीं, जस्ट मैं आपको वैसे बता रही हूँ। लिसन, ध्यान से सुनो। आपके घर में मम्मा खाना बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, तो वो अपने लिए सेल्फ कंज्यूम करते हैं, खुद ही खाते हैं ना, मतलब फैमिली के लिए खाएंगे ना। ठीक है, तो वो सपोज इस कैटेगरी में आएगी। लेकिन सपोज किसी को होटल है, वो कमर्शियल पर्पस के लिए, बेचने के लिए खाना बनाते हैं, वो किसमें आएगा? कमर्शियल। ऐसे ही फार्मर भी दो तरह के होते हैं। एक तो जो पुअर होते हैं, जिनके पास लैंड बहुत कम होती है, उन्होंने सिर्फ अपने लिए करनी है, अपने लिए करनी है, थोड़ा बहुत अगर उनके पास होगा भी तो बेच देंगे, पर वो लार्ज सेक्टर, उनके पास बड़े बड़े फार्म्स नहीं होते। सबसिस्टेंस का मतलब होता है जीने के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए जितनी भी एग्रीकल्चर होती है, ऐसी एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग। सपोज एक फार्मर है, उसकी पूरे साल की इनकम जो है, उसने वीट बेचकर जो भी है, पहले वो क्या करेगा, 50% वीट अपने लिए रखेगा पूरे साल के लिए। उसके बाद जो उसके पास बचेगा उसको वो मार्केट में बेचेंगे, और वो बेचने के बाद ना वो सिर्फ उनके अपने घर के लिए यूज होगा। घर के लिए यूज मतलब अगर उन्हें बेटी की मैरिज करनी है, घर नया बनवाना है, कच्चा घर है, या उनको ट्यूबवेल लगवाना है, या फिर इरिगेशन की कोई प्रॉब्लम है, ट्रैक्टर खरीदना है, लोन देना है, तो ये होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरी होती है कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े फार्मर जो होते हैं वो बहुत रिच हैं, ठीक है, उन्होंने आगे लोग रखे होते हैं, वो खुद नहीं फार्मिंग करते, वो आगे लैंड को आगे हायर कर देते हैं और वो लोग फार्मिंग करते हैं। और बाकी जितनी भी इनकम है, ये इनकम जो है वो कमर्शियल पर्पस का मतलब होता है कि वो सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज को भी क्रॉप्स देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। दैट इज कमर्शियल, प्रॉफिट के लिए। ये लोग सेल्फ करते हैं, ये प्रॉफिट के लिए। क्लियर है? इतना क्लियर है? आपके मम्मा अगर आपके लिए सूट स्टिच करते हैं तो दैट इज इन दिस कैटेगरी। अगर आपके मम्मा का बुटीक है, दैट इज कमर्शियल, दे आर अर्निंग प्रॉफिट। इसी तरह से आपको ऐसे याद रखना है, सबसिस्टेंस का मतलब होता है अपने लिए और कमर्शियल का मतलब होता है प्रॉफिट मोटिव। आगे हम इसी को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसिस्टेंस में 2 तरह की आती है, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। ये हम सारा डिटेल में करेंगे, पहले टेबल याद कर लो। इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। इंसेंटिव मतलब मॉडर्न, सॉरी इंटेंसिव मतलब मॉडर्न, प्रिमिटिव मतलब पुरानी, पुराने तरीके कौन से होते थे। अब आपकी बुक में ना इसको आगे सब क्लासिफाई किया गया, प्रिमिटिव को भी आगे सब क्लासिफाई किया गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक। नोमैडिक वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, कमर्शियल को हम बाद में डिस्कस करते हैं। खुल के अपनी सीट चेंज कर लो, अनबे को डिस्टर्ब करे और अनबे भी बार बार हंस रहे, पीछे बैठ जाओ। पहले ये टेबल याद करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। We can divide the types of farming into 2 parts, subsistence and commercial. पहले इतना याद रखो, definitions बाद में। Further, subsistence farming can be divided into intensive techniques and primitive farming. Further, primitive farming can be classified into shifting cultivation and nomadic herding. Herding का मतलब होता है herds, ग्रुप में जब एनिमल्स शीप गॉट पालते हैं उसको बोलते हैं
नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपको हर टर्म से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आपने हर टर्म से रिलेटेड आपने 3-4 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। नंबर 1, नाम से पता लगता है कि फार्मर की नीड्स को फुलफिल करती है। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, दैट फार्मिंग फुलफिल द नीड्स ऑफ द फार्मर्स। एक फार्मर जब अपने लिए खेती करता है, इसका मतलब व्हीट उसको चाहिए, राइस उसको चाहिए, 50-60% अपने लिए रखेगा, जो बच जाएगा उसको बेचेगा, लेकिन उसकी अपनी जरूरतों के लिए, मेन उसकी अपनी जरूरतों के लिए होता है। तो नंबर 1 आपने बताना है, दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स। दिस फार्मिंग इज सबसिस्टेंस, लिखो यहाँ पे सबसिस्टेंस, थोड़ा लिखा कर अपने हाथ पे जोर डाल, सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड, क्यों की जाती है ये, टू फुलफिल द या टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स। एक फार्मर की नीड्स को पूरा करने के लिए फार्मिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। अब इसको, ये सिर्फ अपने 1 मार्क के लिए याद रखना है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हो, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है, ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउसहोल्ड लेबर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो इसके लिए, सबसिस्टेंस के लिए, इनिशियली का मतलब होता है पुराने टाइम पीरियड में, इनिशियली लेबर यूज्ड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि पुराने टाइम पीरियड में जो फार्मर्स थे उनके पास टेक्नोलॉजी बढ़िया नहीं थी। पुराने टाइम में पता है फार्मर्स के पास क्या होता था, बैल होता था, लकड़ी का हल होता था और काटने के लिए सिक्कल होती थी, ना उनके पास ट्रैक्टर होता था, ना उनके पास आज की तरह मॉडर्न वेपन्स होते थे, ठीक है। इनिशियली फार्मर्स यूज्ड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल ऑक्स एंड प्लो, वुडन प्लो। पुराने टाइम पीरियड में लोग, जो पुराने फार्मर्स थे, वो ऑक्स और वुडन प्लो को यूज करते थे, सिक्कल को यूज करते थे, ठीक है। फिर आप, और सपोज अगर मैं ये 3 मार्क्स में पूछूं आपको कि बेटा अगर 3 मार्क्स में आपने क्या बताना, सबसिस्टेंस में क्या बताना है, तो आप बता सकते हो कि देयर मेन मोटिव वाज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू मीट देयर requirements, family requirements. Their motive was not profit, not to earn profit. उनका मोटिव जो था वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं था, अपने लिए मेन खेती करते थे, इसको सबसिस्टेंस कहते थे, ठीक है। आगे करते हैं आप, इसी को आगे अब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम इसको पढ़ेंगे, इंटेंसिव क्या होती है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं, इंटेंसिव फार्मिंग कम्स अंडर विच कैटेगरी, सबसिस्टेंस और कमर्शियल, सबसिस्टेंस। अब इंटेंसिव क्या मतलब है, आगे से आगे थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, अब लोग क्या करना शुरू हो गए, थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया है, टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया, एडवांस कर दिया। अब हमने करना है इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। इसमें हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, पूरा हेडिंग बनाओ, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस के स्पेलिंग यहां से देखो, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इसको 3-4 पॉइंट्स में अपने एक्सप्लेन करना है। इन दिस फार्मिंग फार्मर cultivate a small plot of land. In this farming, farmers cultivate on a small plot of land. इसका मतलब क्या है कि उसका छोटा सा प्लॉट होता है फार्मर का। नंबर 2, he use small tools. अब उसका थोड़ा सा इंटेंसिव हो गया, इंटेंसिव का मतलब है उसको थोड़े से मॉडर्न वेपन यूज कर लिए। he use small tools एंड मोर लेबर का मतलब है ज्यादा लेबर यूज करता है वो, स्मॉल टूल्स एंड मोर लेबर। थर्ड, अच्छा इसी के साथ ही ऐड करो,
विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सनशाइन, प्रॉपर उसको धूप भी चाहिए उसके खेतों के लिए, एंड फर्टाइल सॉइल, प्रॉपर सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल, proper soil, proper sunshine and fertile soil. और now he can grow more than one crops, यानी कि अब पहले तो सिर्फ एक ही करते थे, लेकिन आगे से आगे इंटेंसिव में अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, 6 months wheat उगाते हैं, 6 month wheat उगाते हैं, 6 month राइस, ठीक है। तो नाउ दे कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप। अब लेटेस्ट जो फार्मर्स हैं वो एक नहीं बल्कि 2 क्रॉप्स ही उगा लेते हैं, मोर देन वन। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप ये बता सकते हो, हाँ, राइस इज मेनली, राइस जो है वो मेन क्रॉप होता है इनका, राइस इज मेन क्रॉप, राइस इज मेन क्रॉप एंड अदर क्रॉप्स आर, कौन कौन सी क्रॉप्स ये उगा सकते हैं, बीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। बीट, राइस के अलावा बीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। अगर ये 5 मार्क्स में आ गया, और भी इसको बढ़ा सकते हो, और पॉइंट्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन या फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग can be practiced in the thickly populated areas, जहाँ पे population बहुत ज्यादा होती है, thickly का मतलब high, this kind of farming is practiced in thickly populated areas, और मानसून एरियाज जहाँ पे बारिश बहुत होती है, चावल वहीं पे होंगे ना जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, और मानसून रीजन्स और मानसून एरियाज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एरियाज है हमारी कंट्री में जहाँ पे पानी बहुत होता है, बारिश बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एरियाज, साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्टर्न एशिया, साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्टर्न एशिया, ये होगी आपकी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। फिर से यस, महक रिपीट ऑल द पॉइंट्स। एक सेकंड, वन बाय वन पॉइंट डिस्कस होंगे। फर्स्ट पॉइंट, Now we can grow more crops. For example, rice is main crop and other crops are wheat, maize, pulses, and oilseeds. Point number 4. This type of farming can be practiced in thickly populated areas or monsoon areas. Examples: Southeast and Eastern Asia. ठीक है। तो ये आपने बताना है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के पॉइंट्स। साथ में ये भी बताओगे कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या है, पुराने तरीके। इंक्लूड्स, प्रिमिटिव की कोई ऐसा सच नहीं है, हमने ये बताना है कि प्रिमिटिव शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर है या फार्मिंग है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, शिफ्टिंग और नोमैडिक, ठीक है। सपोज मैं आपसे ये पूछूं, राइट अ नोट ऑन प्रिमिटिव फार्मिंग, आपने बताना है प्रिमिटिव फार्मिंग is classified into 2 parts, shifting and nomadic। फिर हमने सेकंड पार्ट में किसको एक्सप्लेन करना है, शिफ्टिंग को। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को समझने के लिए पहले ध्यान से एक ना मैं बॉक्स बनाती हूँ, उस बॉक्स में प्रॉपर आपने समझना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। पुराने टाइम पीरियड में, प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, पुराना तरीका। पुराने टाइम पीरियड में क्या होता था, जब फार्मर्स के पास प्रॉपर लैंड नहीं होती थी, वो फॉरेस्ट एरियाज या आसपास की ओपन लैंड में कल्टीवेशन करते थे, उनके तरीके बहुत पुराने होते थे। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन से नाम से पता लगता है कीप ऑन शिफ्टिंग। कैसे, फार्मर्स क्या करते थे, ग्रुप ऑफ फार्मर्स,
सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ना स्टेप्स सुनते जाना, स्टेप्स को सुनो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल दे सिलेक्ट द लैंड, लैंड को क्या करते थे पहले, सेलेक्ट करते थे। सपोज वो इन एरियाज में रह रहे हैं, ये सारे एरियाज में वो रह रहे हैं, इन एरियाज में वो कच्चे हाउस बनाकर रहते थे, हट्स बनाकर रहते थे अपने एनिमल्स के साथ। दिस एरिया वाज सिलेक्टेड, ये एरिया सिलेक्ट करते थे। सिलेक्ट करने का मतलब है कि यहाँ पे वो क्या करेंगे, जितने भी ट्रीज हैं पहले उनको काटेंगे। फर्स्ट दे कट द ट्रीज, ट्रीज को काटने के बाद देन दे बर्न्ट द ट्रीज, उनको क्या करते थे, जला देते थे। ध्यान से सुनो, जलाने के बाद वो 2-3 दिन क्या करते थे, वेट करते थे। एशेज, राख बच जाती थी। उनको लगता था कि जब हम ट्रीज को जला देते हैं ना, जलाने के बाद क्या होगा, जो राख है वो क्या है, फर्टिलिटी देगी। देन दे सो द सीड्स, उसमें क्या कर देते थे, बीज को बोते थे। वेट फॉर रेनफॉल, क्योंकि उनके पास पानी तो होता नहीं था। और इसके बाद 6 मंथ्स तक ये क्रॉप उनकी तैयार होती थी, ठीक है। उसके बाद ये क्लियर हो गया। फिर क्या करते थे, फिर इस एरिया को सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे छोड़ दिया, इस एरिया को छोड़ दिया ताकि ये री मतलब दोबारा से यहाँ पे ट्रीज रीग्रो हो सके, दोबारा से ट्रीज आ सके। उसके बाद फिर इस एरिया में भी सेम रिपीट द प्रोसेस, सेम प्रोसेस को रिपीट करते थे, ठीक है। यानी कि आप खुद सोचो कि उनका क्या मानना होगा कि जो ट्रीज को जला देते हैं, वेजिटेशन को जला देते हैं, जलाने के बाद जो राख बच जाती है उसमें जो क्रॉप्स हैं वो क्या होती है, बेटर होती है। ये उनका मानना था। लेकिन आजकल के एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि वैल्यूएबल टिम्बर जो है वो जल जाती है साथ में। दे वर वेरी इलिटरेट, उनको पता नहीं था कि वो कौन कौन से ट्रीज को जला रहे हैं। टीक, साल, टिम्बर, बैम्बू, कितने पेड़ों को जला देते थे। Keep on shifting from one place to another. That's why it was called shifting cultivation. और कुछ सालों के बाद इस एरिया को छोड़ देते थे। Then they searched another area. This cultivation was known as shifting cultivation. इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? First of all, पहले सुन लो। In this type of cultivation, first of all, shifting cultivators, they select the land, they cut the trees, काट देते थे, then they burnt them. After burning the trees, ठीक है, they sow the seeds in the ashes. Wait for rainfall. And after 4 or 5 months, when the crops ripen, they harvested the crops and shift on another areas and repeat the same process. This was called shifting cultivation. Okay, Anvay, yes, shifting cultivation. Read the paragraph. Shifting cultivation. हाँ जी. अंडरलाइन थिकली का मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज्यादा होंगे, ट्रीज ज्यादा होंगे, वहीं पे राख ज्यादा होगी ना, तो नोट करो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में ही ये होती थी। नंबर 2, कौन से एरियाज, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में राइट, लर्न 2-3 एरियाज, कोई भी 2-3 एरियाज लर्न करो। हाँ जी अनवे, हाँ जी। रीजनरेशन, ये वो एरियाज ढूंढते थे जहाँ पे बारिश ज्यादा हो और रीजनरेशन जल्दी हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। यस, अब क्रॉप्स लर्न करो, कौन कौन सी क्रॉप्स, किन क्रॉप्स के लिए वो ऐसा करते थे। नंबर 1, मेज, यैम, पोटैटोज, कसावा। 4 क्रॉप्स के नेम याद रखो। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स मेनली कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते थे। हाँ जी, टाइम इज ओवर नाउ बेटा।